पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के हवाले से परसेप्शंस रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं और हर एज का पाकिस्तानी पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। और रीसेंट कुछ मंथ्स का अगर आप डेटा देखें अकाउंट ओपनिंग का, तो वो ये शो भी कर रहा है। इवन के वुमेन की पार्टिसिपेशन भी पीएसएक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में न्यू इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है? और मुझे खुद लोगों ने आकर बताया, म्यूचुअल फंड्स का फ्रंट एंड लोड। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और पहले दिन से ही 2 से 3 हज़ार रुपए कम हो गए। ये नेगेटिव स्टार्ट बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जहां ना सिर्फ फ्रंट एंड लोड ज़ीरो है, बल्कि आप एक क्लिक से अपना पूरा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या होती है और किन लोगों के लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। ईटीएफ की कहानी, जैसे कि बहुत से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अमेरिका से शुरू होती है और 1975 में वैनगार्ड S&P 500 इंडेक्स फंड आया, जिसने एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया कि लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टिंग एक्टिवली मैनेज्ड फंड से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इस इनोवेशन के बाद 2000s में ETF इंडस्ट्री ने एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी। एक एवरेज इन्वेस्टर जिसको अभी तक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं मिला, इंडेक्स ETF उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। वॉरेन बफेट की इस गाइडेंस ने इस कॉन्सेप्ट को क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बना दिया और 2020 में PSX ने भी ETFs लॉन्च कर दिए और आज पाकिस्तान में 9 ETFs लिस्टेड हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल शेयर्स की तरह ट्रेड करते हैं। ETFs को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ETF में इन्वेस्ट करने का मकसद है डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको टॉप 3 मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस ऑफ ETFs ऑन PSX बताऊंगा जिसका आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग किस में बेहतर हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में या फिर ETF में। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि ETFs में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या फिर किसी वजह से ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। पेन और पेपर साथ रख लें क्योंकि आज काफ़ी मज़ा आने वाला है और नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी जर्नी में ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप 3 ETFs की और स्टार्ट करते हैं UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF से। ETF को आप एक पोर्टफोलियो की तरह समझें। किसी भी ETF में जो कंपनीज जिस परसेंटेज से मौजूद होंगी वही उसका फ्यूचर प्रॉफिट डिसाइड करेंगी। UBL ETF में 9 बड़ी कंपनीज शामिल हैं और इसको ब्लू चिप इंडेक्स भी कंसिडर किया जाता है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स तकरीबन 6.5%, एंग्रो होल्डिंग्स 11%, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 17%, बैंकिंग सेक्टर में से पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक बाय डिपॉजिट्स हबीब बैंक 9%, मिज़ान बैंक 9.5% और UBL जो है 15.5% मौजूद हैं। हब पावर कंपनी इस ETF के पोर्टफोलियो का 9.5% है, लकी सीमेंट तकरीबन 10% और सिस्टम्स लिमिटेड रफली 7% के साथ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सेक्टर को कवर कर रहे हैं। आखिर में स्मॉल परसेंटेज कैश कंपोनेंट की भी है जो रोज़ की बाइंग सेलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये कंपनीज इसी परसेंटेज के अराउंड एक रीजनेबल पोर्टफोलियो लग रहा है तो UBL ETF आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही मैं आपसे 3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा और आप नोट कर लें किसी भी ETF को जज करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट, पोर्टफोलियो में कंपनीज कौन सी हैं। क्या मैं भी यही पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ETF के अंदर जो कंपनीज जिस परसेंटेज के साथ होंगी उस ETF में इन्वेस्ट करने से पहले उसको ज़रूर देखना चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर होता है लिक्विडिटी। आसान अल्फाज में रोज़ की ट्रेडिंग कितनी होती है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। अगर आपको किसी वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कितनी अमाउंट आप प्राइस चेंज किए बगैर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। फिर थर्ड फैक्टर होता है फीस। एनुअल फीस कितनी है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आप खुद भी तो बना सकते हैं विदाउट एनी फीस। तो ये तीसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। UBL ETF बाकी लोकल ETFs के मुकाबले में काफ़ी लिक्विड है।
रोज की ट्रेडिंग रफली ₹1 करोड़ है। सो रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, ₹10 लाख तक का पोर्टफोलियो इजीली सूटेबल है इस ETF के लिए। अगर आपको ₹5 लाख की ज़रूरत पड़ भी गई तो इजीली आप जो है इसको सेल करके मैनेज कर सकते हैं। समझने वाले लोग नोट करें कि इस ETF में ऑयल एंड गैस सेक्टर की कोई कंपनी मौजूद नहीं है, और इसकी वजह यह है जब ये ETF क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे ऑयल एंड गैस कंपनी सर्कुलर डेट से बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस कर रही थी। सो उस वक्त की डिसएडवांटेज कंपनीज को इस ETF को क्रिएट करते वक्त जो है एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन अब अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। UBL ETF की सालाना फीस, जिसको मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं, 1% के अराउंड है, जो एक रीजनेबल अमाउंट है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स का 4 to 5% एक्सपेंस रेशो प्लस फ्रंट एंड लोड। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के 3 पॉइंट फ्रेमवर्क के हिसाब से लिक्विडिटी भी ठीक है, फी भी मुनासिब है। बस पोर्टफोलियो परसेंटेजेस आप इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लेगा कि क्या ये आपके प्लान के साथ जो है कोइंसाइड करती हैं कि नहीं। टोटल फंड साइज इस ETF का रफली ₹400 मिलियन है। जैसे जैसे लोग इस ETF में इन्वेस्ट करते रहते हैं, बैक एंड पे कंपनी यही शेयर्स इन्हीं परसेंटेज के हिसाब से खरीदती रहती है। अब हम बात करते हैं मीज़ान ETF की। ये एक शरिया कंप्लाइंट ETF है जो KMI 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। समझने के लिए यूं सोचें कि ये एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है जिसमें 12 पाकिस्तानी कंपनीज शामिल हैं और सब शरिया कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं। FFC 15%, एंग्रो होल्डिंग्स 14% और हब पावर कंपनी और लकी सीमेंट 12% के साथ पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। ये चारों कंपनीज मिलाकर तकरीबन आधे से ज़्यादा पोर्टफोलियो बना लेते हैं। सीमेंट सेक्टर जैसे सिक्लिकल स्टॉक्स की बात करें तो लकी सीमेंट के अलावा मेपल लीफ की 4% वेटेज है, और पाकिस्तान की टॉप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी मौजूद हैं। OGDC 8%, पाकिस्तान पेट्रोलियम 8%, मारी एनर्जीज 9% और PSO 6 to 7% तक मौजूद हैं। इसके अलावा लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से पाक इलेक्ट्रॉन भी 4% के वेट के साथ मौजूद है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लें। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹1.2 करोड़ के आसपास है इस ETF की, मतलब लिक्विडिटी डिसेंट है। एनुअल फीस भी 1% के अराउंड है, जो अगेन म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में कम है। टोटल फंड साइज ₹1 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सो मेरे हिसाब से ये KMI 30 के बजाय शरिया कंप्लायंट नॉन बैंकिंग ब्लू चिप ETF है। अब बात करते हैं महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF की। महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF पहले दोनों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये भी KMI 30 को फॉलो करता है और एक डाइवर्सिफाइड शरिया कंप्लायंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें 30 कंपनीज हैं जो इसको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बनाती हैं, और ये ETF काफ़ी क्लोजली KMI 30 इंडेक्स की कॉम्पोजिशन को मैच करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर ETF के लेटेस्ट कॉम्पोजिशन और KMI 30 का लेटेस्ट कॉम्पोजिशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो थोड़ी डिविएशंस हैं वो हाईलाइटेड हैं। और इसके साथ साथ KMI 30 का रिटर्न और इस ETF का रिटर्न भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी भी एनुअली 2 to 3% का फर्क आ रहा है, जिसमें फ़ी और एग्जीक्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। मज़े की बात यह है, बाकी ETF से 3 साल बाद लॉन्च होने के बावजूद ये ETF पाकिस्तान का सबसे बड़ा ETF बन गया है, रफली ₹1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कंसिडर करने चाहिए, वो डेली ट्रेडेड वैल्यू इज अराउंड ₹1 करोड़, जो डिसेंट है, और एनुअल फीस जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं वो 1% ही है। सो अ गुड चॉइस फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ मैं क्लियर करता जाऊँ, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, और हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स या फिर ETFs। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में PSX में लिस्टेड कंपनीज ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स शो किए हैं। जी हाँ, 40,000 वाला KSE 100 इंडेक्स 180,000 प्लस हो चुका है, और इसके पीछे मल्टीपल मैक्रो, लिक्विडिटी और पॉलिसी ड्राइवर्स के अलावा एक मेन रीज़न ये भी है कि PSX का ग्रोथ फ्रेमवर्क ऑन है। और 2025 की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 51% प्रॉफिट कमा कर दिया, और ARN मॉडल पोर्टफोलियोज ने
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढकर और बिजनेसेस को बेहतर अंडरस्टैंड करके मज़ीद बेहतर परफॉर्म किया। और पीएसएक्स ग्रोथ फ्रेमवर्क की रेसेंट मैक्रो डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है, पॉलिसी डायरेक्शन का फोकस अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस और लिक्विडिटी सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट और रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एसआईएफसी इस बात को समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए टैक्स स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग कंडीशंस को मोर सपोर्टिव बनाना जरूरी है। हिस्टोरिकली जब भी इंटरेस्ट रेट्स और इफेक्टिव टैक्स बर्डन में ईजिंग का फेज आता है तो उसका असर बिजनेसेस के कैश फ्लोज, री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और ओवरऑल वैल्यूएशंस पर ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होता है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं होता, बल्कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट बिल्ड करता है जिसमें क्वालिटी बिजनेसेस को ग्रो करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स और अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स टाइप एनालिसिस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और एसएससीपी रजिस्टर्ड सर्विसेज को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि फीस का कंपाउंडिंग पर क्या असर होता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपको क्लियरली दिखाएगा कि छोटी लगने वाली फीस लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फर्क डाल देती हैं। फर्ज करें आपने आज 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का एवरेज 18% रिटर्न जो दे रहे हैं एनुअली ओवर लास्ट 30 ईयर्स, वो हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज कर लेंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड जो टोटल 4% एनुअल चार्जेस लेता है, जिसमें मैनेजमेंट फीस, टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ETF जो सिर्फ 1% फी चार्ज करता है। तीसरा ऑप्शन है एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर, और ये एक म्यूचुअल फंड भी हो सकता है जो अपनी रिसर्च और एक्सपर्टीज से मार्केट से 5 to 6% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन उसकी एडवाइजरी फीस 2 to 3% है, तो आपको नेट 21% रिटर्न मिल जाता है। सो इन तीनों ऑप्शंस में आप लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड आफ्टर फीस जो है वो देखकर डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर 25 साल की कंपाउंडिंग का कंपैरिजन देख सकते हैं। जब हम इस टेबल पर गौर करें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है और इस कैलकुलेशन में कोई फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड शामिल नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी परसेंटेज के फ़र्क से भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। सो ये बात तो समझ आ गई कि अगर कोई फ़ी चार्ज कर रहा है तो फिर एक्स्ट्रा रिटर्न भी होना चाहिए, वरना तो इन्वेस्टर के लिए ये एक घाटे का सौदा है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छा एडवाइज़र नहीं है या आप कंफ्यूज्ड हैं तो फिर आपके लिए ETFs रेकमेंडेड हैं। I would say that in terms of the index fund, I would just take a very broad index. I would take the S&P 500 as long as I wasn't putting all my money in at one time. If I were going to put money into a index fund in relatively equal amounts over a 20 or 30 year period, I would pick a fund, and I know Vanguard has very low costs. I'm sure there are a whole bunch of others that do. I just haven't looked at the field. दूसरी बात जो समझ आती है वो है लॉन्ग टर्म में एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को ढूंढने की वैल्यू। अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि कैसे कंपाउंडिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है इवन आफ्टर फीस। सो शुरू में तो आपने जैसे नंबर्स में देखा इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 50 लाख के आसपास आ जाए, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप सर्च करें, रिसर्च करें कि कौन आपकी सेविंग्स को सही तरीके से एडवाइस करेगा। सो एक ये रोल फाइनेंशियल एडवाइज़र का आपको क्लियर हो गया कि आपने आफ्टर फीस उसके रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखना है, और अगर रिजल्ट्स में 3-4% का भी एक्स्ट्रा रिटर्न होगा तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और जैसे ही आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर आपने एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना है। एक दूसरा रोल फाइनेंशियल एडवाइज़र का इमोशनल भी होता है, और इमोशनल इस तरीके से होता है कि इन्वेस्टिंग में आप इमोशंस को साइड पे नहीं रख सकते, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जिस तरीके से रोज़ रोज़ डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का ये भी रोल है कि उसका जो स्टाइल है वो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे कि आप एक अच्छे तरीके से, अगर आपकी सेविंग लेट से 100 रुपये हैं तो आप उसमें से 50 के अराउंड जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको वो कन्विक्शन ही नहीं देता, आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं लेके जा सकता
जहां आप एक गुड परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स जो हैं वो एक अच्छी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, तो फिर अगर आपने 100 रुपए में से 10 रुपए पे अच्छी कंपाउंडिंग कर भी ली तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में इतने अच्छे रिटर्न्स कैसे अर्न करके दे देती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप उस मुल्क के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। उनका बिजनेस जैसे ग्रो होता है उसी तरीके से आपकी भी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहती है। आपको भी वही डिविडेंड्स मिलते हैं जो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं। और आप इसको रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पिछले 30 सालों में कितनी अनसर्टेनिटी रही है। हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी, मिलिट्री रूल, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू वॉर्स, हर तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी ये जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, इन्होंने ग्रो भी किया है, इन्होंने प्लान भी किया है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से की हैं कि लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ हो और आपको भी उसका फायदा हो। अभी जैसे हमने अपनी वीडियो में देखा कि 2-3% एनुअल रिटर्न का फर्क जो है वो लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा फर्क क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से जब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या मैं थोड़े अरसे के लिए बैंक में पैसे रख दूं, तो एनुअल रिटर्न जब वो देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देखेंगे तो बैंक में पैसे रखने से भी आपको कोई 10% का रिटर्न मिल जाता है और रियल एस्टेट में आपको कोई तकरीबन 13 से 14% का रिटर्न मिलता है और स्टॉक मार्केट का ये रिकॉर्ड जो है तकरीबन 18% का है। तो लोग जब ये नंबर सोचते हैं तो उनको ये नहीं समझ आती कि ये जो 3-4% का फर्क है ये लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और वो सोचते हैं कि थोड़ा सा तो फ़र्क है तो किसी में भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो 2-3% का फ़र्क होता है इसको आप रूल ऑफ 72 से समझें। रूल ऑफ 72 एक बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल टर्म है जिसमें जब आप 72 को एक साल के प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट को कितने सालों में डबल करके देगी। तो 18% में आपके 4 साल में पैसे डबल होते हैं, 15% पे आपके 5 साल में पैसे डबल होते हैं और अगर 10% हो तो फिर 7 साल में पैसे डबल होते हैं। अब आप खुद सोचें कि 20 साल में अगर आप हर 4 साल में पैसे डबल कर रहे होंगे तो आपके 5 दफ़ा डबल होंगे, यानी कि 32 टाइम्स। 2 रेज़ टू द पावर 5 इज़ 32 टाइम्स। पाकिस्तान में ETFs को समझने के लिए सबसे पहले लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि आप जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक घर यानी कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की मिसाल देखते हैं। अगर आपको अपना कोई रियल एस्टेट का प्लॉट बेचना हो तो महीनों लग जाते हैं और सही बायर ढूंढने में आपको प्राइस भी निगोशिएट करनी पड़ती है। ये एक इलिक्विड एसेट है। लेकिन अगर आपके पास किसी ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स हैं तो आप किसी भी दिन मार्केट प्राइस पर बेचकर इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बायर्स अवेलेबल होते हैं। ये एक लिक्विड एसेट है। पाकिस्तान की ETFs अनफॉर्चुनेटली घर की तरह थोड़ा ज़्यादा बिहेव कर रही हैं और मेजर स्टॉक्स की तरह कम, स्पेशली अगर आपका पोर्टफोलियो साइज अच्छा है। जब हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो रियलिटी समझ आ जाती है। अगर हम महाना ETF को देखें जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा ETF है जिसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 बिलियन से ज़्यादा है, इसकी डेली ट्रेडेड वैल्यू सिर्फ 1 करोड़ रुपीज़ है। इसी तरीके से अगर हम मीज़ान ETF और UBL ETF का वैल्यू ट्रेडेड रोज का देखें तो वो भी 1 करोड़ के आसपास ही है। अब कंपेयर कीजिए टॉप स्टॉक्स जिनकी डेली ट्रेडिंग जो है वो 10 से 20 करोड़ तक भी चली जाती है। अब आप सोचें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साइज ज़्यादा है और आपको 5 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करने हैं या निकालने हैं तो ये ETFs में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब हम लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का डायरेक्टली विजिबल इफेक्ट बिड आस्क स्प्रेड को समझते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर हर वक्त 2 प्राइसेस होती हैं। एक बिड प्राइस जो बायर्स देने को तैयार हैं और एक आस्क प्राइस जो सेलर्स मांग रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। अगर किसी भी ETF की एक्चुअल वैल्यू लेट से 100 रुपये है और लिक्विडिटी कम है तो बिड प्राइस 99 रुपीज़ और आस्क प्राइस 101 रुपये हो सकती है। मतलब अगर आप फ़ौरन ख़रीदें अच्छी क्वांटिटी में तो 101 रुपये देने पड़ेंगे और फ़ौरन बेचें तो सिर्फ 99 रुपीज़ मिलेंगे। ये 2% का डिफरेंस इंस्टेंट लॉस सिर्फ ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है। सो ये अंडरस्टैंड करना क्रिटिकल है क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स ये कॉस्ट देखते ही नहीं हैं इनिशियली। हर ETF को अपने इंडेक्स को फॉलो करना होता है।
जब इंडेक्स चेंज होता है तो ETF को भी वही चेंजेस इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। ये चेंजेस दो तरीकों से आती हैं। पहला रीबैलेंसिंग, जो क्वार्टरली या सेमी एनुअली होता है, जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनीज के वेट्स एडजस्ट किए जाते हैं। दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पुरानी कंपनीज निकल जाती हैं और न्यू ऐड होती हैं। हर दफ़ा जब ये होता है तो ETF मैनेजर को मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। पुरानी कंपनीज बेचनी और नई खरीदनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस में दो कॉस्ट आती हैं। पहली ब्रोकरेज फीस जो हर ट्रेड पर लगती है, दूसरी टैक्सेस जो बाइंग सेलिंग पर एप्लीकेबल होती हैं। सो ये है ETFs की पाकिस्तान में कहानी। अब ये बताएं कि डिसीजन कैसे करें। सबसे पहले तो आज ETFs की पोजीशन ये है पाकिस्तान में। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी को देखते हुए। उसके बाद अगर आपको किसी ETF की एग्जैक्ट एलोकेशन पसंद है तो ये एक सेंसिबल चॉइस है। सो पाकिस्तान के ETFs को देखते हुए कंक्लूजन ये है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो ₹10 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ETFs और वो ETFs जिसके पोर्टफोलियो से आप मुतमईन हैं एक अच्छा ऑप्शन है। सो आज हमने ETFs को डिटेल में डिस्कस किया और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट, क्या इस वीडियो ने आपको ETFs और म्यूचुअल फंड्स के दरमियान फ़र्क समझने में मदद की, और अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फेवरेट ETF कौन सा है। और सेकेंडली आपने कमेंट्स में बताना है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान मंथली सेविंग्स को इन्वेस्ट करने पे बेस्ड है यानी कि SIP, या फिर आप एक साथ अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने पे बिलीव करते हैं यानी कि लंप सम इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स, डेवलपमेंट ट्रेंड्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें तो इनरोल इन आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 हमारी वेबसाइट पर। मैं वहां आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढते हैं। सी यू इनसाइड। और अगर आप अपना एक टेलर्ड पोर्टफोलियो किसी भी इंडेक्स को फॉलो करने के लिए बनाना चाहते हैं सिर्फ 5 मिनट लगाकर हर साल, तो ये वीडियो देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की टीचिंग्स अपने सर्कल में सबको बताते रहिएगा और ये वीडियो आपने अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो भी रिच माइंडसेट अडॉप्ट करे और कंज्यूमर बनने के बजाय इन्वेस्टिंग के फ़ायदे भी एक्सप्लोर करे। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।